हेलो दोस्तों, मेरा नाम आस्तिक झा है और मैं आप सभी का गौतम झा संस्कृत क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उससे रिलेटेड हम कुछ व्याख्याओं को सॉल्व करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझेंगे और जिसको हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर समझेंगे। और ये किस पेपर में अब तक आया हुआ है, मैंने बड़े लेवल पे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो भगवान जय सिया राम का नाम लेकर के शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, चलो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस वुड क्या थे। ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विद, वनस्पति शास्त्री या इतिहासकार। इसका आंसर है कि एक मिनट, इसका आंसर है कि रॉबर्ट ब्रूस वुड एक भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और साथ में पुरातात्विद भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस वुड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर ए और बी दोनों है। मैं आपके सामने ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूं और ये यूपी लोअर सब रजिस्ट्रार प्री 2015 का क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन एसएससी में भी अब आ रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे और शुरू करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तो इसका आंसर है थॉमसन ने। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन ने किया था, जबकि थॉमसन ने 1836 ईस्वी में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी प्रस्तुत किया था। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, 40 से 50 क्वेश्चन को जिसको हम सॉल्व करेंगे और ये सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेरे गले में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, यदि आपको वॉइस थोड़ा क्लियर ना हो तो प्लीज आज थोड़ा काम चला लीजिएगा। इसी कारण मैं आपको पहले ही आंसर इसमें मेंशन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसमें आंसर मेंशन नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। तो मध्य पाषाण काल में। इसका आंसर डी है। अब मध्य पाषाण काल में कहां कहां, एक जगह था आदमगढ़, ठीक है, और दूसरा स्थान था बागौर। बागौर मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। बागौर राजस्थान भीलवाड़ा में स्थित है। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा प्रांत में स्थित है, राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश। ये सब मैंने आपको जब हमने इस चैप्टर के बारे में रीड किया था तो इसके संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल पे विजिट करके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है। वह स्थान है आदमगढ़, आदमगढ़, और दूसरा स्थान क्या है, बागौर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। हल्दी के उपकरण प्राप्त हुए हैं मैदाह से। ठीक है, मैदाह ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहां से हमें हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल है जहां से हमें हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है सी एन डी, सराय नाहर राय। इसका आंसर है सी एन डी, मैदाह और सराय नाहर राय से। अब इसके बारे में हम वो जान लेते हैं कि मध्य पाषाणकालीन मैदाह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है।
बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा मैदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बचा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये सभी हमने फैक्ट वाइज चैप्टर में रीड कर चुके हैं। उसी से संदर्भित मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं कि वो क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहा मिले? तो मैदाहा से और सराय नाहर से। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि सराय नाहर से ही अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। लेकिन हड्डी से निर्मित आभूषण बोला जाए तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैदाहा से काफी मात्रा में हमें ये पाया गया है। अगला आंसर है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले? आप इसका जवाब देंगे, इसका आंसर है दमदमा से, ऑप्शन बी। 7 का ऑप्शन बी है। आइए चेक कर लेते हैं, 7 का आंसर बी है। अब चलो इसकी चर्चा कर लेते हैं। मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर मैदाहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव स्वाधान प्राप्त हुए हैं। इन स्वाधानों में से 5 स्वाधान युग्म स्वाधान है और एक स्वाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। शेष स्वाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं। इसलिए मानव युगल स्वाधान कहाँ से मिला है हमें? दमदमा से। मानव युगल स्वाधान के साक्ष्य हमें मिले हैं दमदमा। और दमदमा क्या है? एक मध्य पाषाण कालिक स्थल है। दमदमा क्या है? एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? कोल्डी हवा, लहुड़ा देव, मेहरगढ़ और टोकवा से। इसका आंसर है कोल्डी हवा से हमें प्राचीनतम के साक्ष्य मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा लहुड़ा देव, क्योंकि मेहरगढ़ पुराना हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर है लहुड़ा देव। ठीक है, ऑप्शन बी 12 का ऑप्शन बी सही है। पहले इसका आंसर मेहरगढ़ था, क्योंकि मेहरगढ़ से हमें करीब 7000 ईसा पूर्व के हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए। लेकिन नवीनतम खोजों के आधार पर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देवपुरा स्थल से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, और वो है 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के हमें साक्ष्य मिले हैं। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुड़ा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, आप ये अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, देख लें, सारे में इम्पोर्टेंट चीजें आपके लिए लाया हूँ जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है। यदि यहाँ पे लहुड़ा देव आता, यदि ऑप्शन में लहुड़ा देव दे तो आप लहुड़ा देव आंसर लगाएंगे। यदि लहुड़ा देव नहीं है तो आप इसका आंसर मेहरगढ़ लगाएंगे, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। पाक के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, तो आप ये वीडियो में देख लेंगे। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? इसका आंसर मेहरगढ़। ठीक है, अब सारे आंसर देख लेंगे। ठीक है, ठीक है। आहार सभ्यता के संदर्भ में आहारवासी तांबा गलाना जानते थे? हाँ, जब भी हम आहार संस्कृति को ताम्रकालीन संस्कृति भी कहते हैं। आहार संस्कृति को हम ताम्रकालीन संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। 1 सही है, 3 सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकरी गई, ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 यानी मेरे हिसाब से ऑप्शन ए है। आइए चेक करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका ठीक है। आप ये पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक,
आप इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं सभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। चलें आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? इसका आंसर ऑप्शन बी है, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ ही एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरास्थल है जहां पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसा हम ये पहले पढ़ चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? तो नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। ऑप्शन सी इसका सही है। आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नवदा टोली पुरास्थल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत और उत्खनित ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि 1600 से 1300 ईस्वी के मध्य निर्धारित की गई है। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। भारत में पशुपालन भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि मेहरगढ़ से हमें पशुपालन कृषि के प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। आंसर है डी, मेहरगढ़। ठीक है, दिए गए विकल्पों में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जबकि किली गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 3500 ईस्वी पूर्व के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में प्रमाण मिले? वो है बागौर। बागौर और कहाँ से देख रहे हो? ये सारे क्वेश्चन कितने इंपोर्टेंट है, रिपीट वे में आ रहे हैं। आदमगढ़ जो कि भील मध्य प्रदेश में स्थित है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में भी कहाँ? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? होशंगाबाद। और एक स्थल है क्या? बागौर, जो कहाँ स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा में। राजस्थान के भीलवाड़ा में। राजस्थान के भीलवाड़ा में। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? वो है ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोलिथिक युग और चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अगला देख लेते हैं। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है, अभी हमने पढ़ा है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई थी? तो मृतकों को दफनाने के स्थान पर। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। आइए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी है, नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता था। तो आप इसे याद रखेंगे, जो समाधि पाषाण खंड से निर्मित है इसे मेगालिथ भी कहा गया है। इनको विभिन्न प्रकार के समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, डॉलमेन, अम्ब्रेला स्टोन और वुड स्टोन कंदराय में ही डाली। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है कि मेगालिथ क्या था। तो मेगालिथ एक ऐसा बृहद पाषाण था जहाँ पे नव पाषाण युगीन समूह को विभिन्न प्रकार की समाधियां रखी जाती थी और वो पत्थरों से निर्मित था। ठीक है, राख का टीला ये मैंने आपको वो चैप्टर में पढ़ाया था। राख का टीला कहाँ से मिला है? संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राखी के टीले प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका ये बता दूं, ये यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल है। भीमबेटका यूनेस्को की
विश्व विरासत सूची में शामिल है, सूची में शामिल है। और भीमबेटका नवपाषाण कालीन है। भीमबेटका कहाँ से नवपाषाण कालीन नवपाषाण काल के साक्ष्य में भीमबेटका से मिलते हैं, जो कि गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित है। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनसे हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरणास्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ अपने आवाज के लिए। समझ रहा हूँ क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि सर्दी है, कोल्ड है, इसके कारण मेरा गला बैठ गया। लेकिन एग्जाम बहुत पास पास आ रहे हैं, इसलिए ये कराना मेरा फर्ज बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है भीमबेटका, जो कि नवपाषाण कालीन स्थलों को चर्चा करता है, नवपाषाण कालीन स्थलों को जगह देता है, यानी प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए। प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो इसका आंसर है भीमबेटका। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक स्रोत खोजा हुआ है? वी.एस. वांकेनकर। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में वी.एस. वांकेनकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रकला को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैंने कई बार बोला है कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है, और इसे यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो आपको किस वर्ष शामिल किया गया वो बताना है। किस वर्ष शामिल किया गया, आपको वो ईयर कमेंट सेक्शन में मेंशन करने हैं। ठीक है, किस वर्ष मेंशन किए वो आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका को किसने खोला था? डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, अभी हमने चर्चा किया है। गैरिक मृदभांड पार्षद का नामकरण कहाँ हुआ था? और गैरिक मृदभांड में पार्षद का नामकरण हस्तिनापुर में है। ये इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र हस्तिनापुर, नामकरण कहाँ हुआ है? हस्तिनापुर की। यहीं से इसके सर्वाधिक साक्ष्य हमें मिले हैं। आते हैं अब 33 पे। ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का ये पर देख लो। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरू वर्णिक गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। ठीक है, आप ये पढ़ लेंगे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से, भाई महाराष्ट्र जाने के लिए आप कहाँ जाते हो? उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हो ना। दक्षिण, तो ये भी महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर नंबर ए सही है। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसको आप लोग जोड़वे संस्कृति भी कहते हैं, कि नेवासा, तेमाबाद, कोठे, चंदौली, नामा, ये सभी पुरास्थल जोड़वे संस्कृति का हिस्सा है और महाराष्ट्र में स्थित है। आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हंडियां और मिट्टी की हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती है। ठीक है, और आज के लिए हम वीडियो को यहीं रखते हैं, क्योंकि मेरा अभी साथ नहीं दे रहा है। जैसे ही आवाज ठीक होगा मैं आपको आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे थे। देखो कितने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, देखो कितने सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। लेकिन अभी मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं आपसे इस वीडियो के लिए यहीं पे अलविदा चाहता हूँ, विदा चाहता हूँ। और बहुत जल्द
हो सकता है कल या परसों, जैसे मेरा गला आराम होगा मैं आधे 1 घंटे की वीडियो यहाँ पे लूँगा और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊँगा। यदि आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है? आप ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, आगे बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, उसके बारे में भी मैं आपके साथ विस्तारपूर्वक चर्चा करूँगा। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।